नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट। ठीक है, ये पार्ट 1 है जिसमें आपके 27 नवंबर के जितने भी पेपर हुए थे, यानी कि 3 शिफ्ट में हुए थे, 45 क्वेश्चन थे, वो सारे इसमें करवा दिए गए हैं। इसी तरीके से हम लोग फटाफट फिनिश करेंगे इसको भी। और हाँ, एक चीज याद रखना, हो सकता है कि आपके जो क्लास है ना वो डेली ना आए, ठीक है, लेकिन अल्टरनेट डेज पे आ जाएगी, एक दिन एक छोड़कर। तो आपके जल्दी से ही पेपर समाप्त कर दूंगा, कोशिश करूंगा फटाफट कर दूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियो प्रोवाइड करूं। तो इसको आप सोचने की जरूरत नहीं, मैं किसी वजह से कह रहा हूं कि डेली नहीं आ पाएगी। आएगी तो एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी समाप्त होगी। टेंशन फ्री रहना, कमेंट करते रहना, पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला सवाल है, ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया। से इस काम को ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब यहां से देखो, कुछ भी ज्यादा इतने सरल सरल नंबर लिखे ना तो टोटल काम सीधा 200 मानो। बस बात समझ में आ गई ऐसा क्यों किया गया, ये समझने की कोशिश किया करो। आप फर्जी में चीजें लिखते रहते हो ना, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एफिशिएंसी 5 और 4 आ गई, 5 4 9 के हिसाब से 5 दिन काम करता है, 9 पन्ना 45। तो इसमें से 45 काम हो चुका है, यानी कि 155 काम बचा है। अब ये बी तो चला गया, अब काम किसका, ए का आया। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब जितना मन में कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी करो। समझ गए ना बात को। देखो, नहीं समझे तो इस तरीके से मैंने किया, इसका एलसीएम ले लिया 200, ये हो गया 5, ये हो गया 4। समझ में आ गई बात। तो इनकी इफिशियंसी आ गई, टोटल 9 5 दिन काम किया तो 9 पन्ना 45 कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस किया, यानी कि बी चला गया था ना इतने दिन काम करके, 155 बचा। अब एक काम करेगा, 5 से भाग कर दिया। तो आपको अप्रोच ऐसे ही करनी है। अगला सवाल, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर इतनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज इतना बढ़ जाता है, मूल धनराशि क्या होगी। कुल मिलाकर हमें क्या करना, दोनों का डिफरेंस करना है। यानी कि 13 से 9 चला जाएगा तो 4.5 का मान दिया गया था 3690। तो यहाँ से 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9 कर देंगे। इधर 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। किसी में 82 दिख रहा है, आंसर लगा दो। अब पूरा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा लिख रहे हैं फिर उसके बाद ये निकाल लें। नहीं भैया, ऑप्शन नहीं चाहता भाई। अगर 820, 82 और 000, 8200 ऐसे ऑप्शन देंगे तब जीरो को मान देंगे, लेकिन जरूरत नहीं ना। अब यहाँ से अगर ब्याज निकालते हैं, इन्हीं का तो डिफरेंस आता है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। तो डिफरेंस हमने कर लिया, कितना आ रहा था इसका, 4.5 आ रहा था। इसी 4.4 इसकी वैल्यू दी गई थी, 100 बराबर हमने निकाल लिया। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। चलो फिर अगला सवाल कह रहा है, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में इतने मिनट का समय लगता है यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है। अब जैसे ही आपने थोड़ा सवाल पढ़ा, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अगर प्रैक्टिस करोगे। तो ये सवाल किस टाइप का हो सकता है, वो पैदल से कह रहा था, सवारी से वापस आ रहा था, यानी कि इधर पैदल लिख लो, इधर सवारी। इससे लग रहे थे 3 घंटे 20 मिनट। तो ये आपका तरीका होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बार बार उसको सवाल को पढ़ोगे जाकर, बार बार नहीं देखना उसको। फिर आगे कह रहा था, तो उसे 2 घंटे कम समय लगता, यानी कि दोनों तरफ वो क्या कर रहा था, सवारी से ही जाता और सवारी से ही आता। तो 2 घंटे कम, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट लगते। वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। यानी कि पहले तो हम यही देख ले, दोनों तरफ पैदल जाएगी तो उसको समय कितना लगेगा। तो यहाँ से एक चीज देखो, अगर ये दोनों तरफ जा रही है तो 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट लग रहे हैं यहाँ पर। अगर वो एक तरफ ही चलती तो उसे कितना लगता, 40 मिनट लगता। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर उसे कितना लग रहा होगा, 40 मिनट लग रहा होगा। बात समझ गए। अब अगर 40 लग रहा होगा तो 3 घंटे 20 मिनट है, यानी कि इसको 2 घंटे 80 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि एक तरफ पैदल जाने में कितना लग रहा है, 2 घंटे 40 मिनट। बात समझ गए। अब दोनों तरफ वो जा रहा है तो इतना और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 0 8 4 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। इसका आधा पूछा था, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट हमको लगेंगे। चलो फिर अगला सवाल, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया था 9216। कह रहा था बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या ए मान लो छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो भागफल 16 आता है और शेषफल 0 आता है। अब ये जो मैंने बनाया ना सिर्फ समझाने के पर्पज से, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था 16b बराबर में ए। ये चीज तो मुझे पता है, इतना मैं लिख सकता था। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा बेसिक बना रहे हैं।
ये चीज समझने की कोशिश करना, हवा हवाई वाली बातें नहीं चल रही, एग्जाम की अप्रोच है ये। यहाँ पर देखो 16x इंटू में x, दोनों का मान इनका हमने x इंटू एक्स कर लिया, बराबर में 92 16 दिया गया था। तो इधर करेंगे 16 छंग 96 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 16 पंजे 80 हो गया, तो बचा कितना है 12। फिर 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96। तो एक्स स्क्वायर बराबर 576 आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज बताओ, दोनों का अंतर पूछा गया था, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, तो 15 गुणे में 24, तो 15 चौकू 60 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गई चीजें आपकी बिल्कुल बेसिक वाली। अगर मान लो थोड़ा सा आप अगर स्मार्ट अप्रोच लगाते तो आप क्या करते, मान लो यहाँ तक तो करना ही पड़ता, आपने देखा 15x, 15 का मल्टीपल नहीं चेक कर पाते, 8 3 11, 3 का भी तो कर सकते हैं, 8 4 12 3 15, ये 3 से हो रहा। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर 5 गुणे में 3 लिखेंगे तो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, लास्ट में 5, दोनों में से एक चाहिए, तो ये तो दोनों चले गए थे ना। अब बचा क्या, आंसर लगा दो। तो पूरा करने की जरूरत थी बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इनको क्या होता है कि इससे पकड़ना पड़ता है, इनका रिलेशन इसी में से निकलेगा। देखो 3 2 5 कर रहे कहीं कुछ मिल रहा, 3 1 4 मिल कर रहे कहीं कुछ मिल रहा, 3 से 1 घटा रहे 2 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर हो रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस का y माइनस का z बराबर में हो जाएगा y माइनस का z प्लस में 2w, और ये हो जाएगा माइनस में 2x माइनस का z प्लस में w हो गया। तो ये तो इससे कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, इधर आ जाएगा ये 3x हो जाएगा, बराबर में हो गया 3w, और ये हो जाएगा माइनस का z। अब यहां से देखो इससे कुछ फायदा मिल सकता है क्या, अगर मान लो हम ये लिखना चाहें तो इससे कोई फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें इसको हम करते हैं पुट। देखो यहाँ पर अगर माइनस का साइन कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पूरा वही लिखा है माइनस वाला ही, बस इसी के बराबर लिख देना था 5w और माइनस का 3w अपॉन में 3w हो गया। तो 5 से 3 गया 2w अपॉन में 3w, आंसर आ गया 2 में। अगला सवाल, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर इतने वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो एक चीज देखो, सबसे पहले तो अगर प्रिंसिपल 100 माने और 10% रेट थी, लेकिन अर्धवार्षिक कह दी तो 5% रेट हो जाएगी। एक साल में 6 महीने की क्या स्लैब, 2 स्लैब बनेंगे, यानी कि टी यानी कि टाइम अल्टीमेटली 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 प्लस का 5 प्लस का 5 गुणे में 5 बटे में 100, ये तो पता है ना। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालना तो a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 होता है। तो इस तरीके से कर लेंगे, 5 5 10 हो गया, 5 25 10.25 हो गया, यानी कि हम 100 का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारा CI कितना आ जाएगा 10.25 आ गया। और कह रहा था उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर। अब यही हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हमारा सेम रहा, रेट हमारी 3 गुना हो गई, 3 गुना गई मतलब 30 हो गई, और इस पर टाइम हो गया 5 चौको 20 और 2 22 बटे में 5 हो गया। तो यहाँ से अगर निकालते तो 100 गुणे में 30 गुणे में 22 बटे में 5 बटे में 100। अब जो टाइम हमारा बचता है ना इजी क्वेश्चन करने से, वो इसी पर लगाना है, समझ रहे। तो हमें दिया क्या गया था क्वेश्चन में, अमाउंट दिया गया था, अमाउंट दिया गया था वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बन गया 110.25, यानी कि 110.25 इसका मान दिया गया था 20947.5 इंटू में 132। अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन बचा, तो इधर 25 चौकू 100, फिर 25 चौकू 100, 25 से कम 25 हो गया, इधर करेंगे 25 अट्ठे 200, 9 बच गया, 25 यहाँ 75 हो गया, तो 9 इधर बचा, यानी कि 9 इधर 10 19 हो जाएगा, 197 बच जाएगा, तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 22, 25 ने में 225 हो गया। अब यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 हो रहा है, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 मिली ऊपर, तो 441 में ऐसे यूनिट डिजिट का गुणा करो जिससे हमें क्या हो यूनिट डिजिट 8 मिल जाए। तो इसमें तो 2 था, अगर 2 का गुणा करते तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 दे देता, ये नहीं होगा ना। 5 का करते तो 5 एकम 5 दे देता, ये भी नहीं होगा। अगर हम 8 का करते 8 एकम 8 ये दे दिया, आंसर लगा दो, बात खत्म। क्योंकि 7 का भी करोगे तो 7 देगा, ये भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से 8 हमारा आंसर आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। अब बाद में भी क्यों करनी पड़ी, यहाँ पर क्यों नहीं निकाल पाए भाई, यहाँ पर 2 था यहाँ पर 5 था, अब गुणा होके पता नहीं आगे क्या बनता। इतना तो नहीं कर सकते ना, जब हमारे नंबर ऐसे बन गए कि 0 की संभावना नहीं है बनने की, तब हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। अगला सवाल,
दो छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में इतने का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई धनराशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। अब इसमें देखो 100 रही होगी, 120 यानी कि 22, 22 दूनी 44, 2000 आंसर। तो ए और बी, बी को मान लो 100 दिए गए तो इसको 120 दिए गए, टोटल कितना हो गया 2200 रुपया हो गया, सॉरी 220 हो गया। इसी 220 का मान 4400, तो 22 दूनी 44 यानी कि 20 गुना हो गया, इसका 20 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। अगला सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने इतने की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो कितने में बेचा गया 2230.40, इधर कर देंगे 85, गुणे में हो जाएगा 80, गुणे में हो जाएगा 92। अब यहाँ पर अगर चाहो तो जीरो लिख लो ऊपर, नहीं चाहते हो तब भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करनी है फटाफट। तो यहाँ पर देखो 17 तो कटना ही है, 17 अपना 85 हो गया, 17 एकम 17, 5 बच गया, 17 3 51 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 2 बच गया, फिर 3 बचा होगा, 17 दूनी 34 हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से 5 से कट जाएगा, लेकिन अभी मत काटो, 8 से काटते हैं। 8 एकम 8 हो गया, तो बचा कितना है 5, फिर 8 छंग 48, 8 चौक 32 हो गया। फिर इधर देखो कर लेंगे 5 दूनी 10, 5 ने 45 और 1 43 हो गया। तो ये कितनी बार जा रहा, 4 बार पूरा पूरा गुणा करने पे जा रहा। बात खत्म, जिसमें 4 लिखा हो आंसर लगा दो। अब आपको बिल्कुल बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है, करी चीजें वही है, ऐसा नहीं है कुछ निंजा टेक्निक लगा दी कि बेसिक से ही है, बस कैलकुलेशन फटाफट करके उसको फिनिश किया। अगला सवाल, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। विक्रय मूल्य का पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, लाभ उसकी लागत का 120% है, यानी कि ये क्या हो गया 120, ये प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। लागत 25% बढ़ गई, लागत 125 हो गई। अब ये यहाँ पर सेम रहा विक्रय मूल्य, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 1 से 11 से 2 गया तो 9 हो गया, यानी कि 95 का प्रॉफिट हमसे किसका पूछा गया, सेलिंग प्राइस से गुणा 100 कर दो, 0 से 0 चला गया, तो इधर 11 दूनी 22 या तो 11 कर लो, 2 पंजे 10, इधर करेंगे 55 25 हो गया, 5 ने 45 और 2 47 बटे में 11 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, बचा 3 हो गया, फिर 11 3 33 यानी कि 43% आंसर। अगला सवाल, अब कह रहा था इनका गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा। अब ये एक चीज बताओ, सवाल ये चाहता होगा क्या कि आप गुणनफल करें उसका, नहीं चाहता भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 1 से अधिक बोला यानी कि ये तो अधिक आएगा। अब ये कुछ भी आ जाए, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर आ जाएं, पॉइंट के बाद कितने भी नंबर आ जाएं, तो हमें तो नीचे घटाना ही है 1 से। तो ये चीज आप क्यों नहीं समझ रहे हैं भैया कि यहाँ पर जो भी आएगा पॉइंट के बाद वो एज इट इज आया होगा। अब मान लो 29 का अगर 0 1 में गुणा करते तो लास्ट में 29 ही तो आएगा और कुछ आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस करोगे, हमें लास्ट में 29 चाहिए, बात खत्म, और तो कुछ कह ही नहीं रहा। अब उसने ऑप्शन भी ऐसे दिए 6329, अगर ऐसे दिए होते कि 0.6329 6.329 तब तो ठीक है, तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, पता नहीं कौन सा आंसर आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो इतना आसान दे दिया। तो समझ गए, पूरा गुणा नहीं करना। अगर करना भी चाहते हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 200 प्लस का 1 कर लेंगे, इस तरीके से गुणा करके इसमें चिपका कर फिर देख सकते हैं। तो इतना नहीं करना है आपको। अगला सवाल, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया था अगर रेडियस 7 हो तो 2 पाई आर का मान कितना होता है 44 होता है, और एरिया कितना आ जाता है 154 आ जाता है। अब एक चीज बताओ, 154 आ जाता है, जब 14 होगी तो ये कितना हो जाएगा 154 इंटू में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर यही किया गया, 154 इंटू पूरे सर्किल आ गया, लेकिन हमें एक पार्ट का चाहिए था, आंसर 154। अब ये इसलिए डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हमें इसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये एक पूरा सर्किल बना था, यहाँ पर कहीं एक कोने पे बोल रहा है, एक कोने पे बनी थी, यानी कि इसी का हमें निकालना। तो ये कितना हो जाएगा 90। हम मान लेते हैं कि चारों कोनों पे बंधी होती, चारों कोनों पे बंधी होती, तो उसकी देखो रेडियस तो 14 होगी, तो एरिया टोटल कितना आता है, इतना आता है, क्योंकि जो सर्किल होता है उस पर कितना एंगल बनता है 360। यहाँ पर भी तो चारों जोड़ देंगे 360, तो पूरा तो एंगल इतना आ गया था। और यहाँ पर कितने ये छोटे छोटे सर्किल हैं, 2 3 4, यानी कि ये 4 का मान हो गया, हमें 1 का मान निकालना था, आंसर 154। अगला सवाल,
5 मित्रों की औसत मासिक वेतन इतना है, 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उनके वेतनों का औसत इतना है तो सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। एक चीज बताओ भाई, ये यहां से यहां तक बढ़ गया, यानी कि 62,000 से तो उसकी अधिक हो गई होगी सैलरी। ये तो समझ गए ना, इतनी मतलब इतना तो उसके पास रहा होगा तभी तो इतना रहा है। अब यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी हो गई, 2250 की बढ़ोतरी हुई। कितने लोगों में हुई, 5 लोगों में, यानी कि 0 पचम 25 हो गया और 22 पंजे 110 और 112 हो गया। यानी कि टोटल अब उसकी सैलरी, इसको जोड़ देंगे टोटल हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा था, वृद्धि, आंसर यही तो हुआ। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का इतने % घर के किराए में, इतना घरेलू खर्चों और राशन पर और शेष आय का 50% शिक्षा पर और अन्य मदों पर खर्च करता है। उसकी बचत इतनी है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। तो देखो यहां से हमने मान ली टोटल आय 100 थी, अब खर्च कितना कर दिया यहाँ पर 62%, तो 62% खर्च कर दिया, बचा कितना, 38% बचा। अब कह रहा था शेष का, यही तो शेष आ गई, क्योंकि यहाँ पर शेष लिखा था, यहाँ पर शेष कहीं नहीं लिखा था, इसलिए जोड़ दिया था। तो शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि इसका 50% शिक्षा पे खर्च करता है। यानी कि कहने का मतलब है इसकी का 50% वो बचा रहा होगा, क्योंकि टोटल तो 100% चीज होती है ना। 50 खर्च कर दिया, 50 बचा रहा था, इसी का मान 3800 दिया था। यानी कि ये दोनों तो सेम सॉरी, तो उसका आंसर सेम आ गया। अब ये लिखना इसलिए पड़ा, मान लो यहाँ पर कर देता वो 60% खर्च कर रहा, तब यहाँ पर 40% की वैल्यू आती। फिर आप यहाँ पर क्या करते, 60% लिखते, यहाँ पर 40%, फिर सॉल्व करते, फिर यहाँ पर इसकी मान निकालना पड़ता पूरे का। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, विमाओं वाले लोहे के घनाव को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि दोनों के वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे, यानी कि 24.5 इंटू में कर देते 16.5 इंटू में 12 बराबर में 4/3 पाई का मतलब 22/7, ये हो गया आर। ठीक है, तो 11 दूनी 22 कर देंगे, इधर कर देंगे तो 11 कम 11, 11 पन्ना 55, पॉइंट आया ना, तो पॉइंट ये दोनों हटा के नीचे कर लो 100। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 21 एकम 21, तो 3 बचेगा, यानी कि इधर 7 का मल्टीपल यहाँ बनाना पड़ेगा। 4 दूनी 8 रहने दो, रीजन क्या, भी r³ निकालना पड़ेगा, तब दिक्कत आएगी। पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो होगा, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 245 इंटू में हो जाएगा 15 इंटू में 12 अपॉन में हो गया हमारा 8 इंटू में हो जाएगा 100 और ऊपर पहुंच जाएगा कितना, 7 या 21 कर लो, या तो 3 गुणे 7 रहने दो। ठीक है, अब इन सवालों में बहुत सावधानी से किया करो, गलत होने के भी चांस जल्दी रहते हैं। और ऑप्शन देख लो किस हिसाब से दिए, 5 चौको 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इधर कर देंगे तो 4 तियां 12, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 ने 45 हो गया, यानी कि ये 7 49 हो गया। तो 7 का स्क्वायर और ये 7, दोनों तरफ क्यूब रूट ले रहे हैं, तो ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 तियां 21/2, यानी कि आंसर आ गया 10.5। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखो 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 चाहिए लास्ट में, ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें 4 2 से भी डिवाइड करना। तो एक ही कंडीशन बची, लास्ट का डिजिट हमें 0 चाहिए। तो देखो यहाँ से ये देगा नहीं जोड़ने पर, 5 2 7, 6 2 8, आंसर 8 2 10। अगला सवाल, चलो एक शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 है। तो देखो समचतुर्भुज और स्क्वायर, ये दो चीजें याद रखो, इनके विकर्ण हमेशा 90 पर काटते हैं, हमेशा, और किसी के नहीं काटते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब उसमें एक विकर्ण दे दिया था 12, विकर्ण का आधा 6 हो जाएगा, भुजा 10 दे दी तो ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। इसका अगर एरिया लिखोगे तो 1/2 गुणे में 8 गुणे में 6 लिख सकते, तो 2 चौकू 8 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4, तो 24 चौकू 96। अगला सवाल, 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 के मूल्य में खरीदा गया, उनमें से एक को इतने की हानि पर बेच दिया गया, अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जो पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ है। तो 2 वस्तुओं पर होने वाला लाभ परसेंटेज बताइए। तो आसान सवाल है, ये 12.5 हो गया और पूरे में 20% का हुआ, ये वाला हमको निकालना है। इनमें रेशियो कितना था, 1 और 2 का था। तो ये देखो ये तो लॉस पे है और ये प्रॉफिट पे, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 32.5। तो 2 बराबर में इतना आ गया। अब यहाँ पर अगर 2 बराबर में 32.5 है तो 1 बराबर में नहीं निकाल पाओगे, 16.25 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर 16.25 हो गया, यानी कि ये वाला इससे कम था तो दूसरा वाला ज्यादा होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 20 प्लस का 16.25, यानी कि हम लिख सकते हैं 36.25। ठीक है, अगला सवाल। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए ए का कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। अगर हम इनका टाइम लिखते तो क्या आ जाता 5-1। हमने एक चीज आपको बताई थी, ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y। तो यहाँ कितने दिनों में दोनों करेंगे? 5 गुणे में 1/5 और 1 6 हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 4 है, यानी कि इसी 4 का मान दिया गया था 52 और हमसे 5/6 का मान पूछा गया, तो ये 13 गुना हो रहा था। इसका भी 13 गुना कर देंगे तो 65/6 आ जाएगा। तो 6 एकम 6 0, 5/6 आंसर। अगला सवाल, भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त बचता है? अब इसको देखो सिंपल सा पकड़ो 35 को। अब 35 को पकड़ने के लिए देखो 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 0 या तो 5 आ जाए तभी होगा। अब यहाँ पर तो देखो 4 था तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, इन्हीं तीनों को चेक करना था। तो शुरू कहाँ से करते? सबसे छोटे से, यानी कि सबसे पहले इसी को करते। तो 12 से करते, 12 एकम 12, 9 बच गया, 12 अट्ठे 96, ये तो होगा नहीं बात 7 84 करने पर भी। फिर उसके बाद ये छोटा बचा, फिर 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 3 36, 6 बचा, 12 पंजे 60। यहाँ 12 से कर रहे हैं तो इतना बच रहा है। अब देखो 7 से दोनों जगह वही चीज बन रही। हमें क्या करना है, यहाँ से 3 के लिए चेक करना आता है, यहाँ से 5 के लिए। तो 5 के लिए तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 के लिए और 4 2 6 2 8 बच रहा है, यानी कि 6 के बाद 2 तो फिर भी बच रहा है ना, तो आंसर लगा दो। एक चुनाव में इतने मत मिले, ये तो आसान सवाल है। देखो यहाँ पर विजेता के दिए गए थे, यानी कि 10 बराबर दिया गया था, 3 का मान निकालना था। 3 दूनी 6 करते, 1 0 आ जाता, आंसर लगा देते। भाई देखो 156200 है, ये 10 हो गया, गुणे में 3 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, लास्ट में 6 0 चाहिए। तो यहाँ पर 2 0, पहले वैसे भी 2 था, यहाँ पर 2 0, ये कैंसिल, यहाँ पर तो 0 ही नहीं है। तो इस तरीके से कर लिया करो। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, यानी कि ये स्क्वायर प्लस का भी स्क्वायर 24 26, कह रहा था एक संख्या के वर्गमूल इतना है। एक संख्या मान लो ये है, उसका वर्गमूल ये है, तो एक संख्या कितनी आ गई 49। दूसरी संख्या निकालनी, तब 49 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई? दिमाग लगाओ, 50 और 49, 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 नंबर लिखने हमेशा। 25 से उतना ही कम कर दो जितना 50 से कम है, यानी कि 24 0 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 26 माइनस का 24 0 1 हो जाएगा, यानी कि 6 से 1 गया 5, 2 हो गया, बी स्क्वायर बराबर, तो बी बराबर 5। अगला सवाल, ए ने 9000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी, तो प्राप्त होने वाला लाभ। भैया देखो टाइम तो बराबर ही रहा, अब डिफरेंस किस में आया, रेट में, यानी कि 2% का उसे प्रॉफिट हुआ होगा कितने साल में 3, यानी कि टोटल 3 दूनी 6%, 9 छक्का 54, 540 आंसर। बस ऐसे ही तो ओरल सवाल किए जाते हैं। और क्या, देखो यही तो होता है, इसी सवाल को इतना फास्ट करना है कि जितने भी 2 सवाल आते हैं ना, 1-2 सवाल टफ, उनके लिए भरपूर टाइम बच जाए, बात खत्म, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगाओगे फिर तो क्या है कि अभी तक लगाते रहे, आगे भी लगता रहेगा। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का इतना है। देखो आयत की लंबाई, अगर वृत्त की त्रिज्या लिख ले भाई पहले, चलो ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 है, यानी कि कह रहा था वृत्त की त्रिज्या ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर, बहुत बढ़िया बात है। तो ए बराबर में 70 हो गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 70 आ गई, यानी कि इसका मान 70 हो गया। तो कै गुना हो गया था 14, तो इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा था आयत की चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल बताना, तो 28 गुणे में 20 कर दो, 560 आंसर। अगला सवाल, अब देखो सिंप्लीफिकेशन के जो भी सवाल आएंगे उनको मैं छोड़ता चलूंगा, उसमें मैं भी क्या, मैं भी वर्ड मार्क्स लगाऊंगा, तुम भी लगाओगे, लेकिन हाँ आप लोगों को नहीं छोड़ना। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर हेजिटेशन रहती है, तो हम कह रहे हैं आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके ही जाएंगे, आपको लगाना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, चीनी की कीमत में 25% की कमी होने के कारण 1200 में 10 kg अधिक चीनी खरीद सकती है, तो इतना देखो 25% कमी होने पर कितनी 10 kg अधिक खरीद सकते हैं। हम कह रहे हैं 100% कमी हो जाए,
यानी कि टोटल जितना मिल सकता था इतने रुपए में उतनी टोटल मिल जाएगी हमें, यानी कि 25 चौकू 140 kg टोटल मिलती। ये क्या हुआ, टोटल फ्री हो गई। तब कह रहा था मूल कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि 40 तो प्रेजेंट में मिल रही ना, पैसे कम हो गए, लेकिन पहले 10 kg अधिक चीनी खरीद सकते थे, पहले 10 कम रही होगी यानी कि 30। तो यहाँ पर 1200 बटे में 30 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 चौकू 12। अगर प्रेजेंट पूछता तो हमें डायरेक्ट भाग करना पड़ता किससे, 40 से, तो ये आ जाता 4 तियां 12 यानी कि 30 रुपए। अगला सवाल, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, क्षेत्रफल में सिंपल 21% आंसर। आपको सोचना ही नहीं, फार्मूला ए प्लस का बी, ए बी अपॉन में 100 ये लगाना है। अब ये 2 बार क्यों लग रहा है, क्योंकि रेडियस है, एरिया लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर, 2 बार रेडियस में वृद्धि होगी, इसलिए ये फार्मूला लगा दो। अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। भाई उनमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वस्तुओं को 30% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या बताइए। तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस 100, उसने अंकित मूल्य कर दिया 120, समझ रहे बात को। कह रहा था 3/4, यानी कि टोटल वस्तुएं 4 थी, तो 3/4 करेंगे तो ये तो 3 हो गई, तो बची कितनी, 1। ये यानी कि उसने जो एक वस्तु थी उसको तो 20 में बेच दिया, सॉरी 3 को इतने में बेच दिया, यानी कि इतना प्रॉफिट लिया। अंकित मूल्य पर बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट लेके ही तो बेचा भाई, 120 में बेच रहा, 20 का प्रॉफिट ले रहा। एक्चुअल में तो चीजें 300 की थी, लेकिन 120 गुणे 3 करते 360 में बेच दिया, तब 8 का आया प्रॉफिट। ठीक है, दूसरे को क्या किया, शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेच दिया। तो देखो, अगर एक वस्तु है, अगर उसका हम अंकित मूल्य लिखते, ये हो गया, अगर इस पर हम 30% की छूट देते तो इतने में बेचना पड़ता हमें, यानी कि 0 से 0 12 सत्ते 84 रुपया का, यानी कि हमें कितने का लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया यहाँ पर 16 रुपया का। तो यहाँ पर 60 का प्रॉफिट हुआ, 16 का लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर 60 से 10 कम किया 50, 50 से 6 कम किया तो 44 रुपया का लॉस हो गया। टोटल कितने खर्चा हुए थे, 4 वस्तुएं, क्रय मूल्य 100 रुपया था, गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 11% आंसर आ जाए। अगला सवाल, n संख्याओं का औसत इतना है, यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए, तो संख्याओं का औसत कितना होगा। 75% एक रहा और 25% एक रहा, तभी तो 100% हुआ। इसमें 5 की वृद्धि हुई और इसमें 8 की कमी हुई, यानी कि 25 सट्ठे 200 की कमी हो गई, 25 हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, ये वृद्धि हुई। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखते तो 175 की क्या हुई, वृद्धि हुई है। और टोटल कितना हुआ, एक में हम देख लेते हैं, यानी कि 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 1.75 की वृद्धि हो गई, बस इतना ही हमारा एवरेज बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37.75। अगला सवाल, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर इतनी हो जाती है, उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारी 4% हो गई। वार्षिक की बात कर रहा था तो अर्धवार्षिक में 6 महीने की 2 स्लैब बनेंगे वर्ष में, भाई 1 वर्ष था ना यहाँ पर, तो अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 2 हो गया। तो इफेक्टिव रेट लिखते, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, 4 4 8 8 दशमलव और 4 चौकू 16 1.6 हो जाता। अब कह रहा था कि प्रिंसिपल 100, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर रेट कितनी हो गई, 8%, टाइम हो गया 2। अब यहाँ पर निकालते तो 8 8 16 और 8 2 64, इतना परसेंट ब्याज बनता जाके। अब यहाँ पर तो अमाउंट दिया था पहली कंडीशन में, तो हमारे हिसाब से 108.16, यानी कि 108.16 बराबर में 20280 हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना था क्या, दूसरी कंडीशन में, कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलो 16.64 का मान निकालना। अब इतना मैंने लिखा है, इतना लिखना नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो इतना रामायण लिखी है ये समझाने के लिए, बाकी ये ओरल आती भाई 4 नहीं सोच पाओगे क्या, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज लिखी जाएगी, तो ये भी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इतना तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ से हटाएंगे तो ये जो 0 आ जाएंगे, या तो इनको भी हटा देते हैं यहाँ से, कहाँ गया था मैं। अब यहाँ से अगर देखते थोड़ा बहुत मेहनत करते तो आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये यहाँ पर 0 1 है, 1 यहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका चांस है, लेकिन ये तो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 चौक 32 किया, नीचे 6 दिया था, 6 दूनी 12 होगा, इस तरीके से हम लगा सकते हैं, टाइम नहीं बचता तो।
अदरवाइज इन दोनों में हमें देखना पड़ता, हो सकता है कि गुणा करने पर वो भी 2 बना दे, कहीं 5 छक्का 30 होता है ना, तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। तो इसको काट लेते हैं पहले। 8 दूनी 16, 0 8 8 64 हो गया। इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, 2 बच गया, 8 3 24, 4 बच गया, 8 पन्ने 40, 8 दूनी 16 हो गया। फिर से कट जाएगा तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48 हो गया। इधर करेंगे 8 एकम 8 हो गया, 5 बच गया, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छंग 48, 8 ने 72। अभी भी नहीं कट रहा क्या? 13 तेरह में 169 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 13 एकम 13, 7 बच गया, 13 पंजे 65 हो जाएगा, और 13 छक 78 हो गया। फिर करेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो गया। तो 12 छंग 72 हासिल लगा, 7 हो गया, 12 दूनी 24 और 7 31 आंसर। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल इतनी अधिक होती तो उसे वह दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब इस सवाल को स्टार मार्क कर लो बढ़िया से। ठीक है, क्या होता है कि अब जैसे एक फार्मूला भी होता है, अगर फार्मूले को लगाने जाओगे ना तो भी उसमें ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ते, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं 400 किससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक ही नंबर मिलता है हमें 40। तो स्पीड हमारी कितनी अभी आ गई हमारी निकल के, ये देखो हैंग हो रहा है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। चलो इसकी कोई सब्स्टिट्यूट निकालते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाएंगे। अब स्पीड 40 हो गई तो टाइम कितना लगेगा 400 जाने में? हमें लगेंगे 10 घंटे। ठीक है, अब क्या हो गई 10 अधिक हो गई, यानी कि स्पीड अब क्या हो गई 50 हो गई हमारी। 50 हो गई तो 400 बटे में हम कर देंगे 50, तो 0 से 0 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये यानी कि पहले 10 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा स्लो दिखाया होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, इस पर कुछ करते हैं, अगली बार से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 160 की चाल से, दूसरा इसकी चाल से अपने गंतव्य तक की दूरी इतनी 20 घंटे में तय करता है, दूसरे भाग की कितने घंटे में तय करेगा? तो देखो स्पीड में रेशियो देखते हैं, 160 240 हो, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24। तो हम अगर टाइम में लिखेंगे 3 और 2 हो जाएगा। अब कह रहा था 20 घंटे में टोटल, यानी कि 5 बराबर में कितना हो गया 20 हो गया, दूसरे भाग का यानी कि 2 बराबर में 8 घंटे। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इस पर इतने इतने की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 5000 की चीज थी, अब यहाँ पर 85%, 90% और 18 का मतलब हो गया ये 82 हो गया, और बटे में हो जाता है 100। अब यहाँ पर इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमने देखा ऑप्शन में पॉइंट का फर्क पड़ रहा है। तो ये तो यहाँ से 2 जीरो चले गए, एक यहाँ से चला गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 2 चौकू 8, 2 एकम 2, इधर करेंगे 17 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो पॉइंट तो नीचे 0 बचा है, तो कटना तो है नहीं, यानी कि एक के बाद पॉइंट आएगा, ये सारे हटा दो, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत इतने मीटर की दर से इतनी है तो भूखंड की लंबाई क्या होगी? अब 4 मीटर बाड़ लगेगी तो L प्लस भी इसके परमाप से लगेगी, गुणे में 16.50 हो गया, इसका मान दिया गया था 4950। तो ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल, एक जीरो यहाँ से काट दो। इधर करेंगे 5 तियां 15, 5 तियां 15 होगा, इधर 5 नेम 45 हो गया, बचा 4, 5 नेम 45 हो गया, डबल जीरो हो गया, तो यहाँ पर 33 तियां 99, यानी कि L प्लस का B बराबर में क्या आ गया 150 आ गया। अब कह रहा था चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, यानी कि कुल मिलाकर L माइनस B का मान 15 है। तो हमें निकालना क्या था भूखंड की लंबाई, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2L बराबर में क्या आ जाएगा 5 6 और ये हो गया 1, तो L बराबर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी को कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? अब इस सवाल को अपने तरीके से सोचो, कोई आदमी था वो काम 30 दिन में कर रहा था। अब एक आदमी जिसकी इफिशियंसी 120 आ गई, यानी कि अगर 100 से 120 बढ़ गई इफिशियंसी, तो यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, ये क्या हो गई इफिशियंसी हो गई। अगर इसका वर्क का हम लिखते तो 6 और 5 हो जाता, तो ये बराबर 30 दिया था तो 5 गुना हो गया, तो इसका करेंगे तो 5 गुना 30 हो गया, सॉरी 25 हो गया। अगला सवाल, दो व्यक्तियों में प्रत्येक इतने की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था।
इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने % कम होगा। तो देखो प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना 100 मान लिया, ठीक है। रेट हमको दे दी थी 30%, टाइम हमको दे दिया था 3 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाता, 90 आ जाता। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का लिखते तो 30% को पहले तो क्या लिख सकते 3/10, तो ये 10 से चीज 13 हो जाती, यानी कि ये प्रिंसिपल बन गया और इधर अमाउंट बन जाता है। 3 साल की बात कर रहा था तो क्यूब कर देंगे, यानी कि 1000 से चीज 2197 हो गई। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर प्रिंसिपल 1000, यहाँ पर हमने 100 मान के ऐसा ही निकाला, तो ये तो गलत बात हो गई ना। यानी कि दोनों कंडीशन में बोला क्या गया है, धनराशि समान है प्रत्येक को, तो मतलब समान राशि होगी, यानी कि 1000 यहाँ पर भी कर देंगे। पर देखो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया 1197, तो 900 ये SI है और ये CI है। कितना अधिक मिला 792, 297 अधिक मिला CI से ही हमें कंपेयर करना था। अब यहाँ पर देखो कुछ कट तो रहा नहीं, तो सिंपल ऑप्शन का सहारा लेते जाओ और हमारा जैसा जन्म सिद्ध अधिकार वाला डिवाइड होता है उससे कर लो। 2 बार तो सभी में ऑप्शन में दिया है, तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 रे में 18, 1 19 हो गया, 11 दूनी 22 और 1 23 हो गया, यानी कि 10 से 4 गया 6 हो गया, 16 से 9 गया तो 7 हो गया, 8 से 3 गया 5, उतारा लिया 0 का। अब देखो सबसे बड़ा क्या लिखा है, 5 लिखा है 2 के बाद, तो 11 पन्ना 55, लेकिन यहाँ पर भी 5 ने 45, हासिल में भी आ जाएगा, तो 55 और 4 59 हो जाएगा, 57 से बड़ा, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को इतने रुपए अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या कह रहा था, ए और बी ने समान धनराशि ली है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर जो भी फार्मूला होता है 3 साल का, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का, उसको लिख लो। 300 प्लस का R बटे में हो गया क्या 100 हो गया, बराबर में क्या हो गया 427 हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो रेट की जगह अगर 5 लिख देंगे तो ये काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि P गुणे में 1 बटे में 400 इंटू में 305 बटे में 100 बराबर में 427 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 50 25 हो गया। अब कुछ कट रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा है, यानी कि आना तो चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, 1 सेकंड रुकना। आप लोग तो हंस रहे होगे कि बहुत बढ़िया किया, देख रहे हो कैलकुलेशन चलो कोई बात नहीं, हो जाती। अब यहाँ पर देखो ये 5 3 8 हो रहा, तो इसको 5 छक्का 30, 5 एकम 5, इधर 5 दूनी 10 कर सकते हैं। अब 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 7 बार पूरा पूरा जा रहा, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 है, यानी कि P बराबर कितना हो गया 56,000 हो गया। अब ये तो प्रिंसिपल आया, तो ये 2 ऑप्शन तो चले गए, अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए। अब कह रहा था बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज समझो, अगर मान लो 56,000 है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इस पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे मिल जाएगा ना। अब जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें ये 427 चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये ए का मैंने निकाला है लेकिन इससे ज्यादा दे रहा था 427 रुपए, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 आएगी, तो आंसर लगा दो। पूरा ब्याज नहीं निकालना है, नहीं तो लगे बैठे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना। भाई ए का साधारण ब्याज निकाल लिया, जो भी आएगा मैंने नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट 0 आ रही है और उससे बी इतना रुपए ज्यादा दे रहा, तो यानी कि 427 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 करोगे यूनिट डिजिट 60 चाहिए, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 2 संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। देखो अब ऐसा तुम्हें मिल गया कि a प्लस बी 26 है, a माइनस बी 14 है, तो अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, छोटी वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 14 और 26 का डिफरेंस 12, 12 का आधा 6 हो गया। a करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 26 और 14 40 का आधा 20 हो गई, यानी कि दोनों संख्याएं निकल आ गई। अब ये नहीं कि आप a प्लस बी बराबर 26 कर रहे, a माइनस बी बराबर 14, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये तो सब बच्चे को पता है, तो आप कुछ अलग करें ना। कह रहा था बड़ी संख्या के 3 गुने यानी कि 60 हो गया, छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा भागफल 10। अगला सवाल,
एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ये 45 दिन में करता था, 30 दिन का पूरा कर दिया तो छोड़ कितने दिन का गया 45। यही काम उसने की 15 दिन का छोड़ गया। अब यही काम भी 5 दिनों में करेगा। एलसीएम ले लिया 15, तो इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 3 आ गई। यानी कि अगर टोटल वर्क लिखते तो एक की इफिशियंसी से 45 दिन में ए कर रहा था, ये तो आ गया टोटल वर्क। अब क्या कर रहा था, बी को अकेले करने के लिए कह रहा था, भाग कर देंगे तो 15 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीदकर उसका 1/10% के लाभ पर शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में कितने की हानि हुई, चावल कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेचेगी। देखो आसान सवाल हो गया ये तो, और ये 11% हानि हो रही है। अब ये देखो ये दोनों क्या है, प्रॉफिट और लॉस वाले हैं, यानी कि जुड़ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस करोगे तो 10 माइनस 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 प्लस 11 हो जाएगा, यानी कि ये 21 आ गया। ये दोनों सेम कैटेगरी थे तो घटाना ही पड़ेगा, यानी कि ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। तो 3 3 9 हो गया, 3 7 21 हो गया। अब हमें किसका किसका पता है, किसी का नहीं पता। तो 7 3 10 बराबर कितना दिया था, 1000 केजी दिया था। हमें 20 वाले का निकालना, यानी कि 7 बराबर आंसर आ गया 700। अगला सवाल, कौन से भिन्न सबसे छोटी है। अब यहाँ पर देखो ऊपर नंबर सारे बड़े छोटे लिखे, नीचे सबके बड़े लिखे हुए हैं, और इनका डिफरेंस देखो 11 1 12 13 1 14 डिफरेंस बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सबसे छोटा पूछा गया तो जिसका सबसे छोटा अंश होगा वही सबसे छोटा आंसर होगा। बड़ा पूछ लेता तो ये आंसर। तो ये ट्रिक होती है छोटी मोटी, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहां मिल जाएगी। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य इतने ग्राम 18 प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी। उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर इतना लाभ प्राप्त किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और बी वाली चाय का अनुपात क्या होगा। आसान है। अब यहाँ पर देखो सबकी क्वांटिटी तो बराबर है ना, 100 ग्राम 100 ग्राम, तो इनसे तो हमें कोई पंचायत नहीं है। अलग होती तब इन पर हमें काम करना पड़ता। तो इधर तो 15 था, इधर 18 था, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब हम इससे जब एलिगेशन लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, ये दे दिया था उसने सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 2 छक्के 12, 2 3 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 50 बटे में 3 आ गया। अब यहाँ पर 50 बटे में 3 रख दो। अब यह क्या करना है, सब में 3 का गुणा करना है। तो 15 3 45, 18 3 54, ये क्या हो गया 50 हो गया। डिफरेंस 4 हो गया, इधर करेंगे 5 हो गया। अगला सवाल, एक घनाकार खुली टंकी बाहर से इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची है। उसकी क्षमता 900 लीटर और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। इसकी तली की मोटाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली बात तो खुली हुई है, जिस कमरे में बैठे उसी को मान लो, बस उसमें इतना ध्यान रखना। आप आसमान देख सकते हैं, उसका मतलब छत नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर एक चीज बताओ, अगर मोटाई में अगर कम ज्यादा करोगे तो उसकी हाइट में फर्क पड़ेगा ना भाई। नीचे से आपने फर्श मान लो 5 सेंटीमीटर थी मोटी, आपने 10 कर दी तो वो बढ़ जाएगी ना, हाइट बढ़ेगी, लेकिन लंबाई चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई पे दीवारों से फर्क पड़ेगा। अब जैसे तुमने ली दीवार बाहर से बाहर नाप रहे, आपने नापा कि ये आया 20 मीटर आया। अब दीवार की मोटाई अगर आप कम कर दोगे तो वो कम हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर है, ये दीवार की मोटाई है, वो केवल लंबाई और चौड़ाई पर फर्क पड़ेगा। पहले तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये हो गया। तो 160 माइनस का 5 दूनी 10, क्योंकि 2 दीवारें होंगी, दोनों पर 5 5 कम हुआ होगा। तो इस तरीके से 130 में 10 कम कर देंगे, और इसमें केवल एक बार कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने केवल फर्श में फर्क डाला है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो एक ही बार तो 5 कम होगा, हाइट में एक बार होगा। अब इसी का वॉल्यूम दिया था, कितना दिया था 900 लीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो गया 150, 120, 53 माइनस का x बराबर में हो गया 900 गुणे में 000। तो ये देखो 2 जीरो तो यहाँ से चले गए, ठीक है। इधर करेंगे तो ये 15 छक्का 90, 600 हो गया। इधर करेंगे तो 12 पंजे 60, 50 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 3। अगला सवाल, 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब देखो 5 सदस्यों की 2 वर्ष पूर्व, अब सब में 2 2 जोड़ते, उससे बढ़िया इनका सबका एवरेज लिख लेते ना।
भाई दो एवरेज का मतलब क्या होगा, सब में बराबर बराबर बढ़ना चाहिए, तो दो दो सब में जोड़ दोगे तो एवरेज 5 लोगों का 20 हो गया। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही रहती, यानी कि अभी भी 6 लोगों की कितनी है, जितनी पहले थी, जो 18 थी। नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु क्या होगी। अब एक चीज बताओ, उसके आने से एवरेज घटा है कि कम हुआ, बढ़ा है, घटा है ना, यानी कि वो 20 से तो कम रहेगा। कितना घट गया तो 6 लोगों में कितना घट जाएगा, 12, तो -12 कर दो, 8 आंसर। अगला सवाल, ए की आय बी की आय का 35% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सिंपल सी बात है भैया, ए और बी, यहां से ये था कितना 135 था, तो रेशियो बना लेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना बढ़ रहा था, यहाँ पर कम की बात कर रहा है। अब बी को बना रहा है, बी 7 कम है किससे, 27 से, गुणे कर देंगे 100, यानी कि ये आ गया। अब तो देखो, या तो टेबल याद हो तो एकदम से कर लोगे, 27 दूनी 54 मिल गया, 26% आंसर लगा दो। अब नहीं पूरा पूरा बनाते रहोगे फिर तो टाइम लगना ही है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगला सवाल, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे इतने से डिवाइड करने पर इतना शेषफल प्राप्त हो। सबसे पहले सबसे छोटा 331 है, उसके बाद 329 है, उसके बाद 659 है, उसके बाद 661 है। तो यहाँ से देखो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 तियां 30, 3 बच गया, फिर से करोगे 10 तियां 3, 1 बचा, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी। अब यहाँ पर ये बचा, इसमें डिवाइड करोगे 10 से, तो 10 तियां 30, 2 बचा, 10 दूनी 20, 9 शेषफल दे रहा है। हम ये चेक कर रहे हैं 10 को डिवाइड करने पर 9, ठीक है। अब इसमें आता है 12 का नंबर, अगर 12 से करते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 8 बचा, 12 सत्ते 84, तो 5 शेषफल बच रहा है, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आंसर लगा दो, क्योंकि भाई तीनों से कटना चाहिए तो हमें शेषफल बराबर मिलना चाहिए। भाई 329 को मैंने 12 से किया, तो 12 दूनी 24, 8 बच गया, 12 सत्ते 84, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, लेकिन रिमाइंडर चाहिए कितना था, 11 चाहिए था। समझ गए। अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल क्या, आपके जो भी ये कितने का होगा, 27 नवंबर का शायद पेपर है ये, ठीक है। इसकी सभी शिफ्ट, यानी कि आपकी 3 शिफ्ट थी, 1 2 3 समाप्त हो गई। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट कीजिए कि आपको इसी तरीके से पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, और फिर इस तरीके से वैसे जल्दी भी हो जाएगा। और सपोर्ट करेंगे तो बढ़िया से इसकी सीरीज खत्म करेंगे। एक बार स्टार्ट कर दिया तो खत्म तो होना ही है। कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।